हम्म। आज हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज लगा है हाँ। और इसका दावा बहुत बड़ा है। ये कहता है कि जीवन और मृत्यु जैसी बड़ी घटनाओं को सिर्फ कुछ ग्रहों की डिग्री देखकर मतलब डिकोड किया जा सकता है। बिल्कुल। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी डिग्री सिस्टम की थोड़ी तहकीकात करेंगे और देखेंगे कि ये दावा खासकर इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत की कुंडली पर क्या सच में खरा उतरता है। और देखिए, इस सिस्टम की जो बुनियाद है वो एक बहुत ही दिलचस्प लाइन में सिमट जाती है। क्या है वो? ग्रह राशियां बदल सकते हैं, लेकिन उनकी डिग्री के प्रभाव अचूक होते हैं। ओ, ये तो बहुत गहरा है। हाँ, ये ज्योतिष को देखने का एक बहुत ही अलग, बहुत ही मैथमेटिकल नजरिया है। यहाँ हम पूरी कुंडली के जंगल में नहीं खोते, बिल्कुल। बल्कि उन खास पेड़ों पर यानी ग्रहों के सटीक अंश पर फोकस करते हैं। तो चलिए इस तहकीकात को शुरू करते हैं। अगर ये कोड है तो इसे तोड़ने के लिए सबसे पहले कौन से किरदार या कहूं कि की प्लेयर्स को समझना होगा? देखिए, इस कहानी में मुख्य रूप से 3 तरह के किरदार हैं। 3 तरह के? हाँ, सबसे पहले हैं हमारे हीरो यानी जीवकारक, जीवकारक। जो कि बृहस्पति ग्रह है। इसे आप शरीर की बैटरी या लाइफ फोर्स समझ सकते हैं। अच्छा, मतलब जब तक ये चार्ज है तब तक जीवन है। बिल्कुल सही। ओके, तो बृहस्पति जीवन की बैटरी है, सिंपल। तो फिर विलन कौन है? विलेन कहना शायद ठीक ना हो, लेकिन जो अंत को नियंत्रित करता है वो है कर्म या मृत्यु कारक। और वो है शनि। हाँ, शनि। ये ग्रह हमारी उम्र की घड़ी है और हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है। यूं समझिए कि बृहस्पति स्टार्ट बटन है तो शनि स्टॉप बटन। ठीक है, एक स्टार्ट बटन एक स्टॉप बटन, लेकिन असल में घटनाओं को मतलब एक्शन में कौन आता है, अंजाम कौन देता है? यहीं पर कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार आते हैं, जिन्हें स्रोत में वेदक ग्रह कहा गया है। वेदक ग्रह। हाँ, इन्हें आप एग्जीक्यूशनर या एजेंट ग्रह समझ सकते हैं। एजेंट। हाँ, बृहस्पति जीवन का प्लान बनाता है, शनि समय तय करता है, लेकिन असल में एक्शन लेने वाले यही है। ये तो सुनने में किसी एक्शन फिल्म के किरदारों जैसे नाम लग रहे हैं। तो कौन कौन है इसमें? आपकी बात सही है। इस ग्रुप में 3 मुख्य एजेंट हैं, केतु, राहु और मंगल। ओके, केतु का काम है स्विच ऑफ कर देना, मतलब किसी चीज का अंत करना, मोक्ष देना। ठीक है। राहु कहानी में अचानक एक ट्विस्ट ले आता है, एक आकस्मिक अनएक्सपेक्टेड घटना को अंजाम देता है। और मंगल? और मंगल जैसा हम सब जानते हैं, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट या किसी भी तरह की हिंसा करवाता है। ये वो हैं जो स्क्रिप्ट को असलियत में बदलते हैं। समझ गया। बृहस्पति यानी जीवन, शनि यानी समय, और फिर केतु, राहु, मंगल यानी एक्शन एजेंट्स। हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल, हाँ। ये सब डिग्री पर काम कैसे करते हैं? हाँ, यही तो असली मुद्दा है। सिर्फ ये जान लेना कि कौन क्या करता है वो काफी नहीं है। वो कब और कैसे करते हैं वो जानना जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर इस सिस्टम के 3 सुनहरे नियम सामने आते हैं। अच्छा, 3 नियम? हाँ, पहला नियम बहुत सीधा है, मारक बाधिकेश की पहचान। मारक? मतलब जो मारने की क्षमता रखता है। हाँ, बिल्कुल। हर कुंडली में कुछ ग्रह होते हैं जो कष्ट या अंत देने की सबसे ज्यादा क्षमता रखते हैं। ज्योतिष में दूसरे, 7वें और 8वें घर के स्वामियों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो पहला काम है अपनी कुंडली के ट्रबल मेकर ग्रह को पहचानना। हाँ, और उसकी डिग्री को एक डायरी में नोट कर लेना। ठीक है, पहला कदम हो गया। इसके बाद आता है दूसरा और सबसे जरूरी नियम, समान अंश का सिद्धांत। समान अंश का सिद्धांत। हाँ, इसे आप यूनिवर्सल के और लॉक का सिद्धांत समझ सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, जन्म के समय आपके जीव कारक यानी बृहस्पति की जो डिग्री है वो एक खास लॉक की तरह है। ठीक। अब जब भी कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि या केतु गोचर में मतलब आसमान में चलते चलते ठीक उसी डिग्री की चाबी लेकर आता है तो वो लॉक खुल जाता है और एक बड़ी घटना होती है। ओ, मतलब जब किसी बुरी ग्रह का गोचर जीवन देने वाले ग्रह के जन्म की डिग्री से टकराता है तब कुछ बड़ा होता है। बिल्कुल। ये तो एक तरह से कॉस्मिक कलिजन यानी ब्रह्मांडीय टक्कर जैसा हुआ। सटीक शब्द। और तीसरा नियम इस टक्कर के असर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तीसरा नियम? हाँ, ये है 159 का संबंध, या जिसे हम त्रिकोणीय लिंक कहते हैं। 159? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई ग्रह मेष राशि में मान लीजिए 10 डिग्री पर है तो वो सिंह राशि जो उससे 5वीं है और धनु राशि जो उससे 9वीं है वहां 10 डिग्री पर बैठे ग्रहों को भी एक्टिवेट कर देगा। एक मिनट,
मतलब एक ग्रह का असर एक ही डिग्री पर 3 अलग-अलग जगह हो सकता है। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे दिल्ली में कोई बटन दबाया और उसकी वजह से मुंबई और कलकत्ता में भी एक साथ अलार्म बज गया। आपने एकदम सही पकड़ा। ये तो सिस्टम के असर को 3 गुना कर देता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही परिवार के 3 लोग अलग-अलग शहरों में रह रहे हों। ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। हाँ, तो मेष, सिंह और धनु ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं, एक ही परिवार की। तो जब कोई ग्रह मेष में 10 डिग्री पर कोई संदेश भेजता है, तो सिंह और धनु में 10 डिग्री पर बैठे ग्रह को भी वो वायरलेस संदेश तुरंत मिल जाता है। क्योंकि वो एक ही नेटवर्क पर हैं। एकदम सही। ओके, तो हमने 3 नियम समझे। मारक ग्रह को पहचानो, सेम डिग्री की टक्कर का इंतजार करो और 1-5-9 के वायरलेस नेटवर्क पर नजर रखो। बिल्कुल। अब सिद्धांत तो बहुत दिलचस्प लग रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा तो प्रैक्टिकल में होती है। हाँ, स्रोत में इंदिरा गांधी का जो उदाहरण दिया है, अब उसकी चीरफाड़ करते हैं। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो सबसे पहले उनकी जन्म कुंडली के उन ग्रहों और डिग्रियों को मार्क कर लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। ठीक है। उनका कर्क लग्न था, तो पहला उनका सूर्य वृश्चिक राशि में 4 डिग्री 7 मिनट पर था। 4 डिग्री पर? हाँ, और कर्क लग्न के लिए सूर्य दूसरे घर का स्वामी होता है, जो ज्योतिष में एक मारक स्थान है। अच्छा, तो सूर्य यहाँ पर मारक ग्रह की भूमिका निभा रहा था। बिल्कुल। दूसरा उनका जीव कारक बृहस्पति यानी जीवन की बैटरी वृषभ राशि में 15 डिग्री पर थी। 15 डिग्री। और तीसरा मंगल यानी हिंसा का ग्रह, वो सिंह राशि में 16 डिग्री पर था। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 हॉटस्पॉट डिग्रियां हैं, 4, 15 और 16। ये वो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। हाँ, अब असली सवाल ये है कि क्या उनकी मृत्यु के दिन यानी 31 अक्टूबर 1984 को वाकई इन डिग्रियों पर कोई हलचल हुई थी? यही तो देखने वाली बात है। दस्तावेज उस दिन के गोचर के ग्रहों का ब्यौरा देता है, और जब हम उन डिग्रियों को देखते हैं तो चीजें बहुत साफ होने लगती हैं। तो क्या था उस दिन? उस दिन गोचर का केतु यानी अंत का एजेंट वृश्चिक राशि में लगभग 04 डिग्री पर था। 1 मिनट। और गोचर का बृहस्पति यानी जीवन धनु राशि में लगभग 15 डिग्री पर था। 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ तो डिग्री बिल्कुल मैच हो रही है। हो रही है ना? जन्म का मारक सूर्य 4 डिग्री पर और मृत्यु के दिन अंत का कारक केतु भी 4 डिग्री पर, वो भी उसी वृश्चिक राशि में। हाँ, लेकिन ज्योतिष में अक्सर चीजों को पीछे देखकर जोड़ना आसान होता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और इसका जवाब हमें तब मिलता है जब हम देखते हैं कि यह सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 स्तरों पर एक साथ हुआ। ये एक डबल स्ट्राइक थी। डबल स्ट्राइक। हाँ, पहला और सीधा कनेक्शन तो वही है जो आपने पकड़ा। गोचर के केतु ने जन्म के मार्केश सूर्य को उसी राशि में सटीक डिग्री पर छू लिया। तो नियम के अनुसार जब अनंत करने वाले ग्रह ने मारक ग्रह को छुआ तो घटना का ट्रिगर दबका। बिल्कुल, ये तो सीधा निशाना था। ये तो डायरेक्ट हिट है। लेकिन बृहस्पति का क्या? आपने कहा कि गोचर का बृहस्पति भी 15 डिग्री पर था, जो उनके जन्म के बृहस्पति की भी डिग्री थी। उसने क्या भूमिका निभाई? यहीं पर दूसरा नियम यानी 159 का वायरलेस नेटवर्क काम में आता है। अच्छा। गोचर का बृहस्पति जो जीवन का कारक है, वो धनु राशि में 15 डिग्री पर था। ठीक है। अब याद कीजिए, उनकी जन्म कुंडली में मंगल यानी हथियार और हिंसा का ग्रह कहाँ था? वो सिंह राशि में था, 16 डिग्री पर। बिल्कुल। अब धनु और सिंह ये तो अग्नि तत्व की राशियां हैं, एक दूसरे से त्रिकोण में हुई। एकदम से। तो गोचर के बृहस्पति ने अपने वायरलेस नेटवर्क के जरिए सिंह राशि में बैठे जन्म के मंगल को लगभग उसी डिग्री पे एक्टिवेट कर दिया। ओह। और अगर हम इसे सिंबॉलिक तौर पर देखें तो इसकी मीनिंग बहुत गहरी है। क्या? जीवन का सामना सीधे सीधे हिंसा से हुआ, और वो भी एक ही गणितीय बिंदु पर। तो मतलब एक तरफ केतु ने सीधे आत्मा के कारक सूर्य को पकड़ा और ठीक उसी वक्त बृहस्पति ने त्रिकोण से हिंसा के ग्रह मंगल को एक्टिवेट कर दिया। हाँ, ये तो शतरंज की बिसात जैसा है, जहां एक ही चाल में 2 तरफ से चेक लग गया। बिल्कुल। यह दिखाता है कि कैसे अलग अलग ग्रह एक ही समय पर एक ही गणितीय बिंदु पर आकर एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित कॉस्मिक इवेंट था, अगर हम इस थ्योरी को माने तो। हाँ, बिल्कुल। ये विश्लेषण सुनने के बाद एक अजीब सी शांति भी है और थोड़ी बेचैनी भी।
ये सोचना कि इतने बड़े ऐतिहासिक लम्हे शायद पहले से ही ग्रहों के गणित में कहीं लिखे हुए थे। ये विचार परेशान करने वाला हो सकता है। हाँ, लेकिन मेरा एक और सवाल है, क्या जब भी ऐसा डिग्री का मिलान होता है, परिणाम हमेशा इतना घातक ही होता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इस पर एक बहुत बारीक अंतर बताता है। अच्छा, ऐसा मिलान हमेशा दो तरह के परिणाम दे सकता है, या तो मृत्यु या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु तुल्य कष्ट, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मौत को छू कर वापस आने जैसा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो इन दोनों में फर्क कैसे किया जाता है? दस्तावेज के अनुसार मृत्यु तब होती है जब गोचर का शनि या केतु जन्म के जीव कारक या किसी मारक ग्रह को सटीक डिग्री पर काटता है, और उस समय कोई शुभ ग्रह, जैसे बृहस्पति या शुक्र। हाँ, बृहस्पति या शुक्र, एक सेफ्टी नेट की तरह मौजूद नहीं होता। मतलब हमला तो हो रहा है लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। और मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति कब बनती है? मतलब इसी केस में ऐसा क्या होता कि परिणाम अलग होता? मृत्यु तुल्य कष्ट तब होता है जब डिग्री का मिलान तो हो रहा है, लेकिन ठीक उसी समय गोचर का कोई शुभ ग्रह, जैसे कि बृहस्पति, उस डिग्री पर अपनी दृष्टि डाल दे। अच्छा। वो एक तरह से उस हमले की धार को कुंद कर देता है। या फिर अगर जन्म कुंडली में ही जीव कारक यानी बृहस्पति बहुत मजबूत हो, तो व्यक्ति की बैटरी इतनी पावरफुल होती है कि वो उस झटके को सह जाती है। तो मतलब व्यक्ति किसी गंभीर दुर्घटना या बीमारी का सामना तो करता है, हाँ। यहाँ तक कि आईसीयू तक पहुंचने जैसी नौबत आ सकती है, लेकिन वो बच जाता है। तो ये एक तरह से सुरक्षा कवच जैसा है। अगर डिग्री का हमला हो रहा है लेकिन उसी समय कोई शुभ ग्रह देख रहा है, तो वो उस हमले के असर को कम कर देता है। बिल्कुल। जीवन और मृत्यु के बीच की एक महीन रेखा, जिसे एक शुभ ग्रह की दृष्टि तय कर सकती है। वाह, तो कुल मिलाकर ये डिग्री सिस्टम ज्योतिष को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखता है। हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है। यह राशियों और भावों के सामान्य विश्लेषण से हटकर ग्रहों के सटीक अंश और उनके गणितीय संबंध को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पूरी कुंडली देखने के बजाय यह उन कुछ महत्वपूर्ण डिग्रियों पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल। इसका सार यही है कि जब जीवन यानी जीवकारक और अंत यानी मारक या वेदक ग्रह, इनके रास्ते एक ही गणितीय बिंदु पर टकराते हैं, तो एक निर्णायक घटना होती है। एक कॉस्मिक इंटरसेक्शन पॉइंट। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कुंडली में कुछ डिग्रियां एक तरह से लाइव वायर की तरह होती हैं। वो बस इंतजार कर रही होती हैं कि सही गोचर का ग्रह आकर उन्हें छू ले और घटना को अंजाम दे दे। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। ये ज्योतिष को भाग्य के एक सामान्य विचार से हटाकर एक बहुत ही सटीक, लगभग मैकेनिकल ट्रिगर सिस्टम की तरह दिखाता है। क्या आपने इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकाल दिया? जन्म के समय हमारे महत्वपूर्ण ग्रहों की डिग्रियां हमारे जीवन के हॉटस्पॉट्स की तरह हैं। जब गोचर के ग्रह उन हॉटस्पॉट्स को छूते हैं तो उनसे जुड़ी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। हाँ। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या? अगर ये सिस्टम सच है और 1 डिग्री का फर्क भी घटना को पूरी तरह से बदल सकता है, तो फिर हमारे जन्म के समय की सटीकता का कितना ज्यादा महत्व होगा? बहुत ज्यादा। अगर किसी का जन्म समय कुछ मिनट भी आगे पीछे हो तो ग्रहों की डिग्री बदल सकती है। और अगर डिग्री बदल गई तो ये सारे लाइव वायर्स अपनी जगह बदल लेंगे। बिल्कुल। पूरा विश्लेषण ही बदल जाएगा। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कुछ मिनटों का अंतर ही किसी की पूरी जीवन की कहानी को अलग ढंग से लिख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ हमें आज अपने सुनने वालों को छोड़ देना चाहिए।